हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, तिथि, खोज, उद्भव और विस्तार क्षेत्र के बारे में। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद और पश्चिम में सुतका गंडौर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला एक काशयुगीन नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन सभी के खुदाई पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उभर कर सामने आया, जिससे पता चला कि यह शहर यानी कि इस सभ्यता के जो शहर थे, जो टाउन थे, वह बहुत ही प्लान करके बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसाए गए हुए थे, जो कि इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो चलिए एक एक करके इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले योजनाबद्ध शहर। ठीक है, इस सभ्यता के शहर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। कैसे, ये देखिए। तो पूरा का पूरा शहर जो है वह दो भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग कहते हैं और पूर्वी टीला को निचला नगर या फिर निचला क्षेत्र। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दुर्ग यानी कि पश्चिमी टीला। ठीक है, यह आकार में छोटा होता था लेकिन कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बना था, यानी कि ऊंचाई पर बना हुआ था। यहाँ संभवतः शासक वर्ग के लोगों की रहने की संभावना लगाई गई है। किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। इसे दुर्ग को सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया हुआ था और इस सुरक्षा प्राचीर की भी अपनी एक खासियत है कि इस सुरक्षा प्राचीर में बाहर की ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वी टीला को समझते हैं। पूर्वी टीला यानी कि नगर क्षेत्र। जी हाँ, पूर्वी टीला को नगर क्षेत्र कहा जाता है। तो यह नीचा था लेकिन आकार में बड़ा था। जनसंख्या बड़ी यहाँ रहती थी। यहाँ मध्यम वर्ग के लोग जैसे व्यापारी, प्रशासनिक वर्ग, कारीगर, किसान, मजदूर आदि रहते थे। मेजर हिस्सों में इसकी भी चारदीवारी की गई हुई थी। तो कुछ अलग लेआउट्स मिला है, कहाँ पर वह देख लेते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कालीबंगा। कालीबंगा वह स्थल है जहाँ पर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ठीक है, दोनों की चारदीवारी मिली है, यानी कि दोनों की चारदीवारी की गई हुई थी। वही लोथल और सुरकोटदा, कौन सा? लोथल और सुरकोटदा वह स्थल है जहाँ एक ही सुरक्षा प्राचीर से पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों को घेरा गया हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वे कौन से स्थल हैं जहां एक ही सुरक्षा प्राचीर से दोनों टीलाओं को घेरा गया हुआ था। तो कौन सा होगा? लोथल और सुरकोटदा। वहीं चन्हूदड़ो वह स्थल जहां ना तो पश्चिमी टीला को घेरा गया हुआ था, यानी कि सुरक्षा प्राचीर से घेराव किया गया हुआ था, और ना ही पूर्वी टीला को। वही धौलावीरा इकलौता वह स्थल जहां शहर दो नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त मिला है। अभी तक हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा जो शहर था वह 2 भागों में विभक्त था, लेकिन धौलावीरा वह स्थल है जहां शहर 3 भागों में विभक्त पाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजनाबद्ध मकान। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा शहर 2 भागों में विभक्त था, प्लान था, उसी तरीके से इस शहर में बनने वाले मकान, प्रत्येक घर भी बहुत सही तरीके से योजना करके बनाए गए थे। सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यह कि मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क, ठीक है, सामने सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे गलियों में खुलती थी। देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ। ठीक है, खिड़कियाँ भी ऊंचाई पर बनी होती थी, भूमि तल के बनी दीवारों पर नहीं। तो ये देखिए, ये घर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये मुख्य सड़क की ओर इसके दरवाजे और खिड़कियां ना खुलकर गलियों में, कहाँ खुलते थे? गलियों में इसके दरवाजे खुलते थे। ठीक है, इकलौता लोथल, कौन सा? लोथल वह जगह है, वह स्थल है जहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते दिखे हैं। तो याद रखिएगा कौन सा वह स्थल है जहाँ दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते मिले हैं? तो लोथल। और इससे एक और बात याद रखिए कि लोथल से ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल मुख्य की फसल में से नहीं था इस सभ्यता की। चावल के साक्ष्य केवल 2 जगह से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से घर की अगर हम विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता यह आ जाती है कि मुख्य द्वार से सामने घुसते ही एक रूम या एक दीवार बना होता था,
ताकि आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन ना हो सके। ठीक है, ये देखिए, पहले तो हम यह देखते हैं कि दरवाजे जो है घर के मुख्य दरवाजे वह मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गलियों में खुलते थे। ठीक है, ये गली है तो गलियों में खुलते थे, और उस पर भी अगर कोई अंदर घुसेगा तो घर के अंदर क्या चल रहा है वह सीधा नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखने वाला? क्योंकि घुसते साथ एक दीवार बनी होती थी। ठीक है, एक दीवार बनी होती थी आधी सी, या फिर एक रूम बना होता था जिससे कि पीछे क्या हो रहा है वह नहीं दिखे, यानी कि प्राइवेसी का ध्यान रखा गया हुआ था। और फिर पीछे इस दीवार के पीछे एक आंगन मिला है, तो हर घर में एक आंगन मिला है। इसी तरीके से हर घर में रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, स्नान घर और बाथरूम भी मिला है। तो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के घर होते थे। छोटे घरों में 1 से 2 कमरा, बड़े घरों में 4 से 5 से 6 कमरा। ठीक है, कहीं कहीं पर 12 कमरे की भी मतलब उल्लेख किताबों में मिलता है, किसी किसी किताबों में। सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि घर जो है 2 से 3 मंजिला रहा करते थे। और इसमें भी घर की ये जो स्नान घर होते थे, घर के जो बाथरूम होती थी, ठीक है, उससे नालियों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी कि जल निकास के लिए नालियाँ बनी हुई थी, और यह नालियाँ एक दीवार के माध्यम से, ठीक है, ये देखिए, ये एक दीवार है, तो एक दीवार का होना, गली से सटा हुआ एक दीवार का होना, ये गली है, ठीक है, ये गली है और ये गली की नाली है। तो गली से सटा हुआ एक दीवार का होना अनिवार्य था, क्योंकि इसी दीवार के माध्यम से, ये देखिए, 1 मिनट, मैं फिर से ये दीवार बना देती हूँ, मिट गया। तो ये देखिए, इस दीवार के माध्यम से ही घरों की नालियाँ, ठीक है, जा कर के गली की नालियों से मिलती थी। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ये व्यवस्था है वो बहुत सही तरीके से सोच समझ के बनाया गया हुआ था, जो कि इस सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुआं। तो कुआं भी बना होता था। ठीक है, कुएं भी मिले, 700 के लगभग कुआं सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, यह देखिए कितना अधिक मात्रा में है। तो कुएं एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता था, यानी कि राहगीरों को, ठीक है, आने वाले जाने वाले बाहर से जो व्यक्ति होते हैं, राहगीरों को ध्यान में रख करके कुओं का निर्माण किया जाता था। तो सोचिए सभ्यता के लोग कितने सभ्य थे कि कुआं एक ऐसे कक्ष में बनाते थे कि अगर कोई बाहर से आ जा रहा है और उसे प्यास लगता है तो वह भी आकर के इस कुएं से पानी निकाल कर पी सकता था, यानी कि सेल्फिश नहीं थे वो लोग। ठीक है, तो सब कुछ बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से प्लान्ड है। वह पूरा मतलब घर बहुत सोच समझ के बना रहे कि दरवाजे कहाँ खुलें। ठीक है, घर में, सभी घर में शौचालय की व्यवस्था, जो कि आज भी हम देखें कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद लाखों मतलब शौचालय बनाए गए, क्योंकि शौचालय नहीं थे। ठीक है, और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हर घर में शौचालय है ही। ठीक है, जबकि उस सभ्यता इतने मतलब हमारी हड़प्पा सभ्यता इतनी डेवलप थी कि वहाँ पर हर घर में शौचालय पाया गया। ठीक है, तो बहुत ही सभ्य लोग थे, बहुत ही कुशल लोग थे, हर एक चीज़ बहुत ही सोच समझकर बनाए हुए थे। तो उसी तरह सड़क और नालियाँ, ठीक है, तो सड़कें और नालियाँ भी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो सबसे पहले हम सड़क को देखते हैं। तो सड़क जो है कि वह ग्रिड पद्धति, ठीक है, जाल पद्धति पर आधारित थे। यह जो सड़कें थे वह एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटते थे। ठीक है, 90 डिग्री पर समकोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़क मोहनजोदड़ो में पाई गई 10 मीटर की है उसे राजपथ कहा गया। ठीक है, कि यह राजपथ है। जो पूरा का पूरा जो शहर की जो सड़कें इस तरीके से बनी हुई थी कि पूरे मतलब नगर को कई भागों में, ठीक है, कई ब्लॉकों में, कई सेक्टर में डिवाइड करती थी। ये देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए ये क्या है, रोड है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। ये देखिए ये पूरा का पूरा रोड बना हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हर एक चीज़ व्यवस्थित रूप से थी। कितने मतलब लोग सोच समझ के हर एक चीज़, जो भी यहाँ का मतलब लीडर रहा होगा वो किस तरीके से मतलब कितना बेहतर लीडर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गए सड़कें। ठीक है, ये सीधे सीधा पूरा सड़क जाती थी। ठीक है, जैसे कि हवा आने पर इसकी खुद सफाई भी हो जाती थी। ठीक है, ये पूरे सड़क हैं और किसने बहुत से सेक्टर्स में, ठीक है, बहुत से ब्लॉकों में शहर को क्या कर रहे हैं, नगर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो एक एक सेक्टर होता था ना, ये देखिए, फिर ये जो एक एक इस तरीके से शतरंजनुमा आकार ले लेता था ये नगर पूरा का पूरा। ठीक है, और ये जो एक एक सेक्टर था उसमें गलियां बनी होती थी फिर। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि मुख्य सड़क की वजह से शहर कई सेक्टर्स में डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर गलियां बनी हुई होती थी। ठीक है,
और इन गलियों के दोनों तरफ घर बने हुए थे, ठीक है, यानी कि शहर बसा हुआ था इन गलियों के दोनों तरफ। और मकान कैसा था वह भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सब कुछ बहुत ही एक प्लान तरीके से बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालियाँ, ठीक है। तो जल निकासी जो इनकी व्यवस्था थी जल निकासी की, वह इतनी उन्नत थी कि उस समय के समकालीन किसी भी सभ्यता में ऐसी जल निकासी प्रणाली व्यवस्था नहीं पाई गई, ठीक है। तो नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना नाली का, थोड़ा बहुत तो हम मकान के समय में देख चुके हैं, यहाँ पर आपको समझाती हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कि ये बाथरूम होता था, ठीक है, बाथरूम स्नानघर, यहाँ से घरों से नालियाँ निकलती थी और ये नालियाँ जो है कि जा कर के एक दीवार के माध्यम से, ठीक है। तो प्रत्येक घर मतलब एक दीवार का होना किससे सटा हुआ, तो गलियों से सटा हुआ, ठीक है। एक दीवार का होना अनिवार्य था। तो इस दीवार के माध्यम से, ये देखिए ये गली है, ठीक है, ये हमारा गली हो गया और ये गली की नाली। तो इस दीवार के माध्यम से घर की जो नाली थी वह आकर के गली की नाली से मिल जाती थी, ठीक है। ये नाली आकर के कहाँ मिल रही है, दीवार के माध्यम से आकर के गली की नाली में मिल रही है, ठीक है। और फिर ये नालियाँ मुख्य सड़क की नाली से अंदर ही अंदर मिल जाती थी। और नालियों को मतलब मोड़ने के लिए त्रिकोणी ईंटों का प्रयोग किया गया हुआ था, ठीक है। त्रिकोणी ईंटों का प्रयोग किया गया हुआ था नालियों को मोड़ने के लिए। और गली की नालियाँ जाकर मुख्य सड़कों की नालियाँ से मिलती थी और ये नालियाँ फिर इस तरीके से जाकर के कहीं शहर के बाहर पानी को छोड़ती थी। तो बहुत ही उन्नत मतलब नालियों की व्यवस्था थी, जो कि बहुत मतलब कि इस सभ्यता के मतलब एक प्लान सही तरीके से प्लान होने की मतलब सबूत पेश करती है और एकदम इम्पॉर्टेंट से मतलब कि फीचर्स है इस सभ्यता का, ठीक है। इस तरीके से जो नालियाँ थी वह पूरी की पूरी कवर्ड थी, ठीक है। नालियों को ढका गया हुआ था, पक्की ईंटों से बनाया गया हुआ था। यह 1 फुट गहरी होती थी, 9 इंच चौड़ी होती थी, कहीं कहीं पर डबल भी पाया गया है साइज़, ठीक है। और जगह जगह पर नालियों में हौज बने होते थे, ठीक है। और इस हौज को ऐसे पत्थरों से ढका जाता था जिसे आवश्यकता अनुसार हटा करके इन हौजों की सफाई की जा सके, ठीक है। तो हर एक बात का ध्यान रखा गया हुआ था। कहीं कहीं पर जो है कि टोटा महरबदार नाले भी मिले हैं, उसमें मतलब उस 6 फुट का मिला है उसमें से एक जगह, ठीक है, जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जा करके छोड़ती थी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का प्रयोग भी किया गया था। उसी तरीके से सफाई व्यवस्था, जी हाँ, इस सभ्यता की मतलब सफाई व्यवस्था ऐसी थी कि वह भी इस सभ्यता की एक विशेषता बन जाती है। घरों के जो कूड़ा करकट होते थे उसे नालियों या गलियों में नहीं फेंक दिया जाता था, अपितु घरों के बाहर रखे ढके हुए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ढके हुए कूड़ेदान में डाला जाता था। आज भी हम देखते हैं कि रोडों पर कचरा फेंका हुआ होता है, लोग अपने घरों का कचरा नदियों में नालों में फेंक देते हैं, लेकिन उस समय के लोग इतने सभ्य थे कि वे कूड़ेदान में कचरा को डालते थे, प्लस ढके हुए कूड़ेदान में, ठीक है। यानी कि कूड़ादान भी खुला हुआ नहीं होता था, ढका हुआ होता था। नालियाँ ढकी हुई होती थी, हम पहले ही देख चुके हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसमें ऐसे पत्थर से ढका गया था जिसे हटाकर आवश्यकता अनुसार नालियों की सफाई की जा सके। तो सफाई व्यवस्था का एक बहुत ही उन्नत प्रबंध देखने को इस सभ्यता में मिलता है, जो इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार, ठीक है, तो हम स्विमिंग पूल की बात करते हैं ना, तो उसी तरह का एक विशाल स्नानागार, ठीक है, स्नान घर मिला है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नान घर है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में था। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है, ठीक है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। और भूमि तल पर मतलब स्थल पर यहाँ पर उतरने के लिए 2 तरफ में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। बहुत ही उन्नत व्यवस्था था। यहाँ पर आसपास में कमरे बने हुए थे जिसमें नहाने के बाद कपड़े बदले जाते होंगे, ठीक है। यहीं पर बगल में एक कुआं मिला है बड़ा सा, जिससे कि पानी निकाल करके हौज में डाला जाता था। तो ठंडे पानी की भी और गर्म पानी डालने की भी व्यवस्था थी, ठीक है। फर्श जो था स्नान घर का वह पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। हौज में पानी डालने के साथ साथ हौज से पानी निकालने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। हौज के कोने में एक निर्गम है जिससे कि पानी बह कर के नाले में जाता था। तो ऐसा माना जाता है
कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। ठीक है, आज भी भारत में जो है कि परंपरा है। ठीक है, तो पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। ठीक है, होता है ना कि कई जगह घाट बने होते हैं, उन घाटों में सार्वजनिक रूप से मतलब स्नान करके लोग पूजा के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो विशाल स्नान घर के साथ विशाल अन्नागार भी मिले हैं। ठीक है, यह भी इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। तो मोहनजोदड़ो में दुर्ग क्षेत्र में जो अन्नागार मिला है, ठीक है, इसमें ईंटों के बने 27 खंड हैं, जिसमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदार बने हुए हैं। मतलब बने हुए थे, मतलब सोचिए कि रोशनी की भी एक उन्नत व्यवस्था थी। ठीक है, जगह जगह पर इस शहर में मतलब खंभे गड़े हुए भी मिले, जिससे पता चलता है कि लाइट की रोशनी की भी व्यवस्था की गई थी। तो यह भी एक विशेषताओं में से एक बन जाता है। ठीक है, अन्य भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली का निशान मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला अनाज रखने का कोठार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। तो मतलब मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा में भी कोठार मिले हैं। तो हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर दूरी पर है। हड़प्पा के कोठार के दक्षिण में खुला फर्श है। इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ, याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि किसके दाने मिले हैं, तो फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दवनी होती होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक विशाल भवन। तो एक विशाल स्नान घर मिला, एक मतलब विशाल अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में 6 कोठार मिले। तो उसी तरह से एक विशाल भवन भी मिला है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन मिला है, 280.78 फुट। सोचे कितना लंबा है। ठीक है, तो इतिहासकारों के मतानुसार यह भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी, ठीक है, यानी कि कोई बड़े ऑफिसर का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों में एक सभा कक्ष भी था, जिसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियां थी। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने थे। ठीक है, और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर कमरों में, मतलब कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि एक पुरुष की बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा कहाँ पाई गई है। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को याद करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग। जी हाँ, पक्की ईंटों का प्रयोग भी शहर के नियोजन का एक अन्य लक्षण है। इस सभ्यता का एक अन्य विशेषता है। क्यों? क्योंकि उस समय के समकालीन किसी भी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग मिलता है। पक्की ईंटें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में किए जाते थे, जैसे कि जो चारदीवारी की जाती थी उसके बाहर के ईंट पकी हुई ईंट होते थे। ठीक है, जो स्नान घर मिला है उसके तल जो है कि पकी हुई ईंटों से बनी है। ठीक है, नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। केवल धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहाँ से लकड़ियों की नाली मिली है। कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, लकड़ी की नाली मिली है और सबसे व्यवस्थित नाली वहीं से मिली है। तो इस तरीके से हड़प्पा संस्कृति जो था, सभ्यता जो था, उसमें मतलब पकी हुई ईंटों का प्रयोग का होना एक आश्चर्यजनक बात कहा गया है, क्योंकि मिस्र के भी जो समकालीन भवन थे उसमें धूप में सुखाए हुए ईंटों का प्रयोग मिला है, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। और इसमें भी पक्की ईंटों में भी एक विशेष बात यह थी कि जो ईंटें थे वह एक ही आकार के होते थे। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि उस समय के जो इस सभ्यता के जो कारीगर थे वह बहुत ही कुशल थे। ठीक है, तो एक ही आकार के ईंट होते थे, 4.2.1। ठीक है, यानी कि 4 इसकी लंबाई, 2 इसकी चौड़ाई और 1 इसकी मोटाई। ठीक है, साथ ही साथ ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न के साथ जोड़ा जाता था,
जिससे कि इमारत जो है कि अधिक मजबूती मिल सके इमारत को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो शहर था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था, ठीक है। पूरा का पूरा शहर 2 भागों में विभक्त था। शहर के 4 दीवारी में प्रवेश करने के लिए मतलब कि बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है। 2 शहरों में विभक्त था, तो उसमें से नगर में भी जो है कि नगर भी बहुत सही तरीके से प्लान था, ठीक है। दुर्ग में स्नान घर का मिलना, अन्नागार का मिलना, विशाल भवन का मिलना, तो सब मतलब ये सभी क्या है, इस सभ्यता की विशेषता है, ठीक है। नगर में भी, नगर के क्षेत्र में समकोण पर सड़कें काटती थी, जिससे कि कई सारे सेक्टर्स बनते थे। सेक्टर्स में गलियों का होना, फिर दोनों तरफ घरों का बसा होना, घर में प्रत्येक घर में आंगन, शौचालय पूरा व्यवस्थित, जैसे कि करेंटली शौचालय में जो व्यवस्था रहती है उस समय भी वह उन व्यवस्थाओं के साथ शौचालय का होना, ठीक है। जल निकासी का बेहतर प्रबंध, और जल निकासी के लिए जो प्रबंध था कि एक दीवार का गली से होना, ठीक है, गली के साथ एक दीवार का होना जिसके माध्यम से घरों से आने वाली नालियाँ गली के नाली से मिलती थी। इससे इस प्लान से पता चलता है कि पहले सड़कें बनाई गई होंगी, ठीक है, सड़कों के साथ गलियों और नालियों को बनाया गया होगा, फिर घर बने होंगे, ठीक है। तभी तो इतना मतलब सब कुछ कि हाँ एक दीवार का होना आवश्यक है, ठीक है। तो सब कुछ बहुत ही सोच समझ के बनाया गया हुआ था। नगर में भी जो सेक्टर्स थे उसमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में जाने के लिए प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मतलब कि पक्की ईंटों का प्रयोग जो कि उस समय समकालीन किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया। तो इन सभी विशेषताओं के साथ यह शहर जो था, यह जो हड़प्पा सभ्यता था वह बहुत ही उन्नत था, बहुत ही सभ्य था और बहुत ही डेवलप सभ्यता था। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी विषय के मतलब जो प्रमुख स्थल मिले हैं इस सभ्यता के, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। धन्यवाद।